हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हो आप सब और बोर्ड परीक्षा की तैयारी शानदार तरीके से कर रहे हो ना। तो फिर से आ चुके हैं आप लोगों के लिए आप सभी का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का, उसमें सब्जेक्टिव का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसा कि हर बार आप लोगों को देते हैं उसी प्रकार, और बिल्कुल इससे प्रश्न आप लोग एग्जाम में भिड़ने वाला है। तो एक भी क्वेश्चन बेटा स्किप नहीं कीजिएगा, सारी क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। और दोस्तों लाइव क्लास आप लोगों का पर डे चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक विषय का तैयारी करवाया जा रहा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जुड़ जाइए। पर डे उस चैनल पर आप लोग का लाइव क्लासेस चल रहे हैं। जी हां, शानदार तरीके से मैराथन, महामैराथन, सैंपल वर्क सब कुछ हो रहा है वहां पर। देखिए यहां पर विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखने वाले यहां पर, और सब्जेक्टिव प्रश्न। भैया ऑब्जेक्टिव बहुत कर लिए हैं, इसमें हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। और बता दूं दोस्तों, इसमें ना हम लोग न्यूमेरिकल भी लाए हैं, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का न्यूमेरिकल्स रहेंगे। और जो न्यूमेरिकल लाया हूं ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्या पता यही वाला एग्जाम में आ जाए, है ना। चलो फटाफट से देखते हैं सवालों को। और हाँ बता दूं, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 मैं तभी लाऊंगा जब आप लोग इस वीडियो पर 500 लाइक पूरा करोगे और प्यारा प्यारा कमेंट का भरमार कर दोगे, जिससे मतलब विकास सर का एनर्जी दोगुना हो जाए। तो जल्दी लाएंगे, ठीक है। और पार्ट 2 नहीं, बहुत सारे इस प्रकार वीडियो आएंगे अगर आप लोग चाहोगे तो। ये पहला है, पहला प्रश्न बिल्कुल देखो, समझा भी देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो बेटा, ठीक है। क्यों समझना जरूरी है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मींट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई? यानी हमारे आंख की जो समंजन क्षमता है, क्या अभिप्राय है। देखो अभी आप समय कम है तो रटने जाओगी ना तो रट नहीं पाओगी, इसलिए मैं जो समझा रहा हूं समझ जाओ और अपनी भाषा में लिख देना, है ना। समंजन क्षमता मतलब क्या भैया, हमारी आंख के जो फोकस दूरी होता है ना, हमारे आंख के लेंस का फोकस दूरी कभी घटा सकते हैं कभी बढ़ा सकते हैं, है ना। बोले सर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, हमारे आंख में जो लेंस लगा है, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी घटती बढ़ती रहती है। जैसे मैं दूर की चीज को देख रहा हूं, वहां दूर में आप मतलब किसी की गर्लफ्रेंड जा रही है, ये ऐसे करके दूर आंख बढ़ा करके देख रहे हैं, उस वक्त क्या फोकस दूरी बढ़ जा रही है। सामने टुकुर टुकुर आपका पिताजी आपको देख रहा है, आपका आंख छोटा हो गया, अरे तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा क्या? लेंस, मतलब फोकस दूरी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकती, समायोजित मतलब घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस मतलब हमारा मानव आंख का लेंस, हमारा आंख का लेंस, जिसके कारण हम अपनी आंख की फोकस दूरी को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी समायोजित कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर है। अगला है बेटा, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन? अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब क्या होता है पता है? आप लोग नहाते हो, चलो कभी कभी नहाते हो, चलो जब भी नहाते हो, ठीक है। मतलब अब क्या है ना, क्योंकि ठंडा के दिन है भैया, नहाते लोग कम ही होंगे, है ना। तो देखना जब चापाकल के पानी से नहाया जाता है ना, तो देखना एक सफेद सफेद कलर का झाग उत्पन्न होता है जो पानी में घुलनशील नहीं होता है। चापाकल में देखने को मिलता है, तालाब में नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि चापाकल का जो पानी होता है ना बेटा, वो हार्ड वाटर होता है, वो ज्यादा झाग उत्पन्न नहीं करता है, तो वो जो सफेद सफेद रंग का होता है और पानी में घुलता भी नहीं है, उसे ही कहते हैं अवक्षेप, है ना। तो देखो क्या है, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग का यानी सफेद रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है। क्या? सफेद रंग का एक पदार्थ बन जाता है जो जल में अविलेय होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। बिल्कुल जिस प्रकार से नहाते वक्त आप लोग का सफेद सफेद तैयार हो रहा है ना, उसी प्रकार से कुछ तैयार होता है जो जल में घुलनशील नहीं होता है। अगर इसका अभिक्रिया उदाहरण लिखने बोला है तो देखिए Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट हो गया, एक्वस यानी पानी में घुलनशील है, BaCl2 है यानी बेरियम क्लोराइड हो गया, ये एक्वस, AQ मतलब होता है एक्वस, और इसका अर्थ होता है वो पानी में घुली घुली घुली, राजा जी मतलब घुली हुई है, ठीक है। और ये क्या बना रहा है? ये अभिक्रिया कर रहा है तो NaCl बन रहा है और BaSO4 बन रहा है। देख रहे हैं, ये सॉलिड है, ये ठोस है जो कि घुलनशील नहीं होता है। ये बेटा पानी में घुलती नहीं है, ये पानी में घुलती नहीं है, और साथ में क्या? सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक भी तैयार हो रहा है। भैया ये तो पानी में घुल जाएगी लेकिन ये नहीं घुलेगी। तो सिंपल सी बात याद रखना कि भैया अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक ऐसा अवक्षेप का निर्माण होता है जो पानी में घुलनशील नहीं होता है, उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, यहां पे छाप देना। चलो अगला प्रश्न आगे बढ़ेंगे। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? कितना महत्वपूर्ण है तो बता दूं,
कोई भी अम्ल का विलयन तभी विद्युत का चालन करेगा जब उसमें H+ आयन होगा। कौन सा आयन बेटा? H+ आयन। जी हां, H+ आयन ही विद्युत का चालन करवाता है। अगर कोई अम्ल है उसको पानी में नहीं घोलोगे ना तो H+ आयन नहीं देगा, और H+ आयन नहीं देगा तो अम्ल का विलयन का चालन नहीं करेगा। तो साफ साफ है, अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन प्रदान करता है और इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। हाँ, अगर आसुत जल की बात करें यानी आसवित जल जो होता है उसमें H+ आयन नहीं होती है, तो क्या सर विद्युत का चालन नहीं करता है? बिल्कुल नहीं करता मेरे दोस्त। हाँ, क्योंकि उसमें H+ आयन नहीं होता है। तो कोई भी विलयन जिसमें H+ आयन होगा वो विद्युत का चालन करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। क्लियर है? इसी बात पे ठोको लाइक और एक प्यारा सा कमेंट बेटा। चलो आगे देखो, मानव वृषण के कोई 2 कार्य लिखिए। जी हां, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव वृषण के 2 कार्य निम्नलिखित है। बता दो, मानव में ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है और ये हर एक मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होती है ना। वृषण में क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण करता है। बोलो सर ये क्या होता है? आपका दाढ़ी मूंछ निकल रहा है, हम लोग का आवाज भी थोड़ा भारी हो रहा है, यहां गले में थोड़ा उभार भी आ रहा है, और कई सारे लड़के जब होता नहीं यंग होते हैं 13-14 साल की उम्र में जब पहुंचते हैं, जैसे आप लोग ये पहुंच रहे हो लड़के लोग, तो कई सारी मन में इच्छाएं होती है जो मैं यहां बता नहीं सकता हूं। वो सारे बदलाव यही एक हार्मोन के कारण होते हैं। कौन? टेस्टोस्टेरोन। तो वृषण में नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण होता है, याद रखिएगा। नर जनन कोशिका शुक्राणु होती है और मादा जनन कोशिका अंडाणु होती है। जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तो एक फिर जाइगोट यानी भ्रूण का निर्माण होता है, फिर आगे जाकर वो बच्चे का रूप लेता है, मतलब बच्चे का निर्माण होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले वृषण में ही नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है ना, इसका उत्पादन एवं स्रावन में वृषण की अहम भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यही पर वो हार्मोन क्लियर है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन और स्रावन में वृषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आई बात समझ में? याद रखना, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है और एक होता है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, वो मादा हार्मोन है। अगला प्रश्न है, बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है? बाहरी अगर माथे में चोट लगता है ना, टंग करके आउफ लग चोट, क्या रक्षा कर ले? क्यों? क्योंकि यहां एक आवरण बना हुआ है ना, जिसको कहता है खोपड़ी। ज्यादा भाई क्या बोलता है? खोपड़ी हिलाने का नहीं, है ना, कहता है ना। तो ये क्या है? मस्तिष्क एक हड्डियों की बॉक्स में उपस्थित होता है। ये क्या है? हड्डियों का बॉक्स है जिसे खोपड़ी कहते हैं। बॉक्स के अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। इस बॉक्स के अंदर एक तरल पदार्थ लिक्विड जैसा भरा हुआ होता है, ऐसा समझ लो। ये हमारा खोपड़ी है और इसके अंदर में इस प्रकार से क्या पूरा चारों तरफ लिक्विड भरा हुआ है। उसके अंदर में हमारा प्यारा सा दिमाग भरा हुआ है, ताकि अगर यहां झटका भी लगता है तो ये शॉक एब्जॉर्ब करेगा। यानी भैया तरल है जिसका यहां तक भैया झटका नहीं पहुंचेगा। क्लियर है? वही तरल पदार्थ भरा होता है जो मस्तिष्क की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। ठीक है? हाँ, लेकिन जब कहीं बहुत ज्यादा ही अगर झटका लग गया तब तो भैया तरल पदार्थ भी पिचक के निकल जाएगा, है ना, तो वो दिक्कत होती है यहाँ पर। क्लियर? तो ये बात समझ लेना, ये एक हड्डी के बॉक्स जिसे खोपड़ी कहते हैं उसमें उपस्थित होता है, जो कि तरल से भरा हुआ होता है और इस प्रकार वो मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। अगला है, अवतल दर्पण के 3 प्रमुख उपयोग लिखिए। क्या है? सबसे पहला, दाढ़ी बनाने के लिए इसका उपयोग क्या था, आपको पता ही है। नाई लोग यूज करता है हजामत के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। दूसरा क्या? वाहनों के हेडलाइट के रूप में। मतलब सर आगे में दुब दुब जलता है ना भैया, हेडलाइट गाड़ी का आगे में रोड दिखाता, रोड, वहां पर यूज होता है ये वाहनों के हेडलाइन में। और क्या? सौर भट्टियों में भी किया था। क्यों सर सौर भट्टी में क्यों होता है? क्योंकि अवतल दर्पण ना, सौर भट्टी मतलब भैया सूरज की रोशनी से भट्टी बना है, तो सारे सूरज की किरणों को एक जगह पे केंद्रित कर देगी। अब सोचो भैया, सूरज की रोशनी ऐसे कितनी गर्म होती है, अब सारी किरणों को एक जगह पे मतलब केंद्रित कर देगी, तो सोचो कितना गर्म होगा, आग लग जाएगा, आग। इसलिए तो नाम है सौर भट्टी, इसलिए वहां पर उसका यूज होता है। अगला आप लोगों का जो प्रश्न है वो न्यूमेरिकल से बेटा, और बता दो एग्जाम में एक न्यूमेरिकल छप गया है, मतलब छप गया है, और आप देख लो कैसे बनाना है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, न्यूमेरिकल्स आपको बनाने के लिए आपको ना सबसे पहले जो दिया है वो सब लिख लेना चाहिए। क्या क्या दी हुई है वो सबसे पहले वो देख लो। तो 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, यानी बिंब की ऊंचाई को एच बोलते हैं, याद रखना बेटा, वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं और ये दिया है 10 सेंटीमीटर। अच्छा यहां पर ध्यान देना, फोकस दूरी अगर अवतल में हो रहा है तो माइनस में होगा, उत्तल में हो रहा है तो ये प्लस में होगा। तो देखिए कौन सा लेंस है, तो अभिसारी लेंस है। अभिसारी मतलब होता है बेटा उत्तल। अभिसारी मतलब क्या होता है? उत्तल। याद रखना, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा तो याद रखना, अभिसारी मतलब उत्तल और अपसारी मतलब अवतल होता है। तो यह उत्तल है
तो उत्तल का हमेशा फोकस दूरी किसमें होगा, प्लस में होगा। चलो बढ़िया है। लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी जो बिंब है ना, वस्तु जो है, वस्तु का दूरी को यू बोलते हैं, और ये कितना दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 25। और एक बात गांठ बांध के याद कर लेना कि यू का दूर जो यू होता है ना, हमेशा माइनस में होता है। क्लियर है, हमेशा माइनस में होता है। आगे और मैं कई प्रकार न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा जिसमें साइन वाला भी और दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए भैया आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि भैया कंडीशन क्या है ना। चलो निकालते हैं हम लोग, क्या बोला है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी का वैल्यू निकालो। सिर्फ 500 ज्यादा लाइक पूरा करना, ज्यादा नहीं। देखो फॉर्मूला क्या है, लेंस है तो लगाएंगे लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र बेटा, लेंस सूत्र से, ठीक है ना। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है सर, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। दर्पण बोलता तो प्लस होता है। 1/f यानी f का वैल्यू दे दिया है 10, बस 1/v v का वैल्यू निकालना है, माइनस 1/u u का वैल्यू है -25। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और इधर 10 का 10 ही रहेगा, 1/10 बराबर हो जाएगा 1/v, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/25। अब ये +25 इधर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 1/10 माइनस हो जाए 1/25, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। एलसीएम ले तो क्या बची, 25 और 10 का एलसीएम 50 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलो, बिल्कुल होगा सर, 100% होगा, कौन रोक सकता है। 10 × 50 5 बार में, और 25 दूनी 50 2 बार में, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, है ना। 10 × 50 5 बार में, तो 5 × 1 = 5 हो गया। 25 दूनी 50 2 बार में, 2 × 1 = 2 हो गया, बराबर 1/v। यहां से आएगा 5 में 2 गया तो 3/50, और इक्वल टू होगा 1/v। यानी कि 50/3 अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या होगा, v इज इक्वल टू क्रॉस गुना होगा, क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लो, भी इधर के गुना होगा, 3 तो है ही, 3v हो जाएगा, और उधर 50 के 50 हो जाएगा, यानी v इक्वल टू हो जाएगा 50/3, और जो उसको काटेंगे बेटा तो आएगा 16.666666 आता जाएगा, तो उसको उसमें 67 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। क्लियर है, ये हो गया v का वैल्यू। अब मेरे प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, v का तो निकल गया, मुझे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब तो इतना दूर पर बनेगा। फिर पूछा है प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रकृति मतलब प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी कि वास्तविक। तो देखो अगर भी का वैल्यू लेंस में है ना, लेंस में कौन सा लेंस है बेटा, उत्तल लेंस, भी का वैल्यू किस में आ गया, प्लस में। प्लस मतलब दूरी किधर होगा, इधर। तो अगर लेंस में प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो वास्तविक, और आगे बन रहा है तो आभासी। ये लेंस के लिए, लेकिन दर्पण में इसका उल्टा होता है। दर्पण में अगर इधर बनी तो आभासी, और इधर बनी तो वास्तविक। चूंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है लेंस है ना, क्या आया, ये प्लस में आया, मतलब भैया प्लस वाला दूरी हमेशा इधर ही होता है, और इधर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्या, वास्तविक। क्लियर है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, है ना। अच्छा सर आप तो ये बता दिए, अब बताओ प्रकृति क्या हो, साइज क्या होगा। तो साइज के लिए हम लगाएंगे आवर्धन सूत्र, हमेशा लगेगा। अब आवर्धन सूत्र लगाते हैं, क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है लेंस के लिए v/u इक्वल टू h'/h। याद रखना ये लेंस के लिए है, वहीं दर्पण के लिए लगाएंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ v की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। सिंपल सा इतना डिफरेंस है। अगर दर्पण के लिए लिखना है तो यहाँ v के आगे माइनस हो जाएगा, बस। लेंस के लिए लिखना है तो v/u, दर्पण के लिए माइनस v/u। v का वैल्यू कितना है, देखो v का वैल्यू मुझे 16.67 आया, लेकिन पॉइंट में निकालेंगे तो भैया पॉइंट में अगर लिखूंगा तो कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, जो बट्टा में है 50/3। भैया वो भी तो v का ही तो वैल्यू है, उसी को भाग देके 16.67 आया है, तो 50/3। और u का वैल्यू पहले से हमें पता है -25, तो यहां लिख दिया -25, है ना। और एंड इज इक्वल टू कितना है, h' दिया हुआ है 5, देख लो 5 दिया हुआ ऊपर में। गुना करेंगे, 25 दूनी 50 2 बार में कटेगा भैया, माइनस तो -2 हो जाएगा, यानी कि -2/3 हो गया, है ना, और बराबर h'/5। यहां से हम कर लेंगे -2, 5 नीचे में उधर, तो इधर क्रॉस गुना 5 हो जाएगा, बटा में 3, ये हो जाएगा h', यानी ये क्या हो जाएगा, h' इज इक्वल टू -5 दूनी 2 बजे 10 हो गया, बटा 3। इसको भाग देंगे तो -3.33 सेंटीमीटर होगा। अब माइनस का मतलब क्या सर, माइनस का मतलब होता है उल्टा। ऐसे भी आप याद रखना, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा उल्टा ही बनेगा, बस बात इतनी सी है, ठीक है। तो कह देना, आंखों में जो अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मेहनत करो, फोड़ो। आगे और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन भैया पढ़ो अच्छे से, मुझे लगना चाहिए यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, और 500 लाइक फटाफट पूरा करो। इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।